सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज ये बीएचयू की हमारी चौथी क्लास है और आज हम बीएचयू का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही एडेड है। तो देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस बायोलॉजी सेगमेंट में आते हैं और हमें पेपर को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, स्टेम एंड रूट टिप्स डाई ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तना तथा जड़ का अग्र सिरा किसकी कमी से मृत पाया जाता है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको ताकि आसानी रहेगी आपको भी समझने में। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा है तना तथा जड़ का अग्र सिरा किसकी कमी से मृत पाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है हमारा फास्फोरस। तो बताइए जल्दी से, तना तथा जड़ का अग्र सिरा किसकी कमी से मृत पाया जाता है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर फास्फोरस। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। जिसने कैल्शियम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो तना तथा जड़ का जो अग्र या टॉप होता है, जो उसका टॉप होता है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी इंटरनेशनल या सेकेंड इंटरनेशनल राइस कांग्रेस वाज हेल्ड इन। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस की बैठक हुई थी। बताना है आपको, बताइए इसका क्या जवाब होगा। द्वितीय कांग्रेस की बैठक बतानी है आपको। बैंकॉक, मनीला, न्यू दिल्ली या कोलालमपुर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी लिख दीजिए या 1 2 3 4, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। जिसने नई दिल्ली जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस की बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। देखिए जो न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक सब तक नहीं पहुंच पाता और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्लास को मिस कर देते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसमें ऑल नोटिफिकेशन को आपको ओके करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एडिबल पार्ट ऑफ ऑनियन इज बल्ब, क्रोम, राइजोम या फिर तना। बताइए जल्दी से, बल्ब, क्रोम, राइजोम या फिर स्टेम। कटिंग नहीं आएगा, स्टेम ही आएगा। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है 4, तने का भाग है, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्याज का खाए जाने वाला भाग होता है वो क्या होता है, तना कहलाता है। तो प्याज का तने वाला भाग हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा गया है, 1 इंटरनोड लॉन्ग फाइलेकोइड्स इज। एक इंटरनोड लंबे फिलोक्लेड को कहते हैं। एक इंटरनोड जो होता है उसके लंबे फिलोक्लेड को क्या कहते हैं हम। इंटरनोड आप जानते हो कहाँ पर होता है। इंटरनोड जब गन्ने का जो होता है उसके अंदर इंटरनोड्स होते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। बताइए जल्दी से, एक लंबे इंटरनोड या लंबे इंटरनोड के फिलोक्लेड को क्या कहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला क्लेडोड, बिल्कुल सही जवाब है। क्या कहेंगे उसको, लंबे फिलोक्लेड को क्लेडोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा है, द एसिड रेन डेस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन। पूछा है, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होती है। बताइए, ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए क्या होगा इसका जवाब। किसके कारण नष्ट कर देती है, जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। जो अम्लीय वर्षा होती है वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है कुछ मात्रा में, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देती है, फसलों को नुकसान कर देती है। और जो ताजमहल है, आपने देखा होगा ताजमहल जब बनाया गया था तो उस समय बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन उस समय तो हम नहीं थे, परंतु वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, हल्का पीला हो रहा है। वो हल्का पीला किस लिए हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और उससे जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट में जाके मिक्स हो जाता है। फिर जब बरसात होती है तो वो उसके साथ मिक्स होके वो धुआं वापस से ज़मीन पर आता है
और जब उसका उस संगमरमर से या उस मार्बल से जब वो मिलता है, वो वाटर एसिड वाटर मिलता है, तो वो उसके कलर को क्या कर देता है, फेड कर देता है, इसलिए उसका कलर पीला हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री सेगमेंट में आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, तो जवाब देना है कि अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये। पूछा गया है द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। पूछा गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है विजयवाड़ा, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है राजामुंदरी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आज तक मैंने जितने भी पेपर सॉल्व करवाए हैं, चाहे बीएचयू के हो, आईसीआर के हो या फिर सीजीपीएटी पीएटी के हो, सब में एक ना एक इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा है, कम से कम एक सवाल तो आया ही है। इसलिए कह रहा हूँ जितने भी इंस्टीट्यूट हैं याद कर लेना, पूछे जाएंगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जिसने जवाब दिया है राजामुंदरी, बिल्कुल सही जवाब है। जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, राजामुंदरी में। राजामुंदरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य है, उसके अंदर राजामुंदरी एक जिला है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है द येलो रिवोल्यूशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, द येलो रिवोल्यूशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, बताना है आपको पीली क्रांति सबसे उपयुक्त है बलुई क्षेत्र में, कम सिंचाई वाले क्षेत्र में, ज़्यादा सिंचाई वाले क्षेत्र में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में। देखिए जो अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बायोलॉजी का पेपर। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एग्रीकल्चर में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही होता है बीएचयू का पेपर। तो बताइए पीली क्रांति सबसे उपयुक्त है बलुई क्षेत्र में, कम सिंचाई वाले क्षेत्र में, ज़्यादा सिंचाई वाले क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में। जवाब दीजिए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में, बिल्कुल सही जवाब है। जो पीली क्रांति होती है उसका संबंध किससे होता है, उसका संबंध होता है तेल उत्पादन वाली फसलों से। तेल उत्पादन वाली फसलें कौन सी हो गई, जैसे हमारा तिल है, सरसों है, मूंगफली है, तो इनको कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी आराम से उगाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन है हमारा ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर, या काली मृदा सबसे उपयुक्त है। बताइए कपास के लिए, कॉफ़ी के लिए, चावल में या चाय में। काली मृदा किसके लिए उपयुक्त मानी गई है, कपास के लिए, कॉफ़ी के लिए या चावल में या फिर चाय में। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बताऊंगा इससे रिलेटेड और जानकारी आपको। काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्यों मानी जाती है बताना है आपको। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला कपास, बिल्कुल सही जवाब है। जो काली मृदा होती है वो सबसे उपयुक्त किसके लिए मानी जाती है, कपास या कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और कपास में सबसे काली मृदा में सबसे अच्छी जो वृद्धि होती है वो कपास की फसल की होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काली मृदा या राजस्थान में काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जो हाड़ौती क्षेत्र है हमारा कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला, वहाँ पर अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर जो आयोडीन प्राप्त होता है वो किससे होता है, लेमिनेरिया से, पॉलीसाइफोनिया से, कारा से या फिर स्पाइरोगायरा से। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, आयोडीन बताना है आपको किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया, कारा, पॉलीसाइफोनिया या स्पाइरोगायरा। इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, जिसने लेमिनेरिया जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आयोडीन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे क्या हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल ऑयल इज सूटेबल फॉर हार्ट पेशेंट। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त वनस्पति तेल है। ऑप्शन ए है हमारा सूरजमुखी, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है हमारा सरसों और ऑप्शन डी है हमारा सोयाबीन तेल। बताइए जल्दी से हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त वनस्पति तेल कौन सा होगा। हृदय रोगियों के लिए
जिसने आंसर दिया है सूरजमुखी, बिल्कुल सही जवाब है। जो सूरजमुखी का तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इस तेल के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अधिक कोलेस्ट्रॉल होगा, चिकनाई अधिक होगी, तो फिर हृदय रोगियों की जो नसें हैं जहाँ पर खून दौड़ता है वो ज़्यादा जल्दी ब्लॉक होगी और फिर से उनको अटैक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा गया है पॉलीप्लॉइड कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय। क्वेश्चन क्या पूछा है, कृत्रिम रूप से बहुगुणिता विकसित की जा सकती है। ऑप्शन ए कोल्चिसिन से, ऑप्शन बी इंटरब्रीडिंग से, ऑप्शन सी रेखित अभिजाति द्वारा और ऑप्शन डी है हमारा स्वपरागण द्वारा। बताइए जल्दी से, कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइडी कैसे हम डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइडी या कृत्रिम बहुगुणिता, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है कोल्चिसिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो कोल्चिसिन होता है एक विशेष प्रकार का कोल्चिसिन जो होता है क्या होता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है कोल्चिसिन, और उस कोल्चिसिन से हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से बहुगुणिता विकसित की जाती है या आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी हम करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल फॉर सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट इज। एन एग्जाम्पल फॉर सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट इज। गेहूं की सेमी ड्वार्फ अर्धबोनी प्रजाति का उदाहरण बताइए। सेमी ड्वार्फ या अर्धबोनी प्रजाति का उदाहरण बताइए या किस्म का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए है हमारा IR8, ऑप्शन बी है हमारा सोनालिका, ऑप्शन सी है हमारा ट्रिटिकम और ऑप्शन डी है हमारा सेकेरम। बताइए क्या होगा इसका जवाब। सेमी ड्वार्फ, गेहूं की सेमी ड्वार्फ प्रजाति का उदाहरण बताना है आपको। IR8, सोनालिका, ट्रिटिकम या सेकेरम। बताइए गेहूं की सेमी ड्वार्फ क्या होगी, सेमी ड्वार्फ प्रजाति। जिसने जवाब दिया है IR8 या सोनालिका या ट्रिटिकम सेकेरम, बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं की सेमी ड्वार्फ वेराइटी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सोनालिका। सोनालिका इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल पूछा है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। ये सवाल मैं सोल्व करवा चुका हूँ आपको, जो बायोलॉजी सेगमेंट में मैंने करवाया था, जब पेपर आपको टेस्ट सीरीज करवाई थी उसमें मैंने बताया था आपको। परसों के दिन जो ये सवाल मैंने सोल्व करवाया था। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वर्गीकरण का आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई बतानी है आपको, क्या है, जीनस है, फैमिली है, स्पीशीज है या ऑर्डर है। बताइए वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होगी। जीनस का मतलब वंश होता है और स्पीशीज का मतलब जाति होता है। अब बता दीजिए क्या होगा इसका जवाब। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या होती है। जिसने स्पीशीज जवाब दिया है, जाति जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो वर्गीकरण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वर्गीकरण की इकाई किसको माना है, स्पीशीज को माना गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, ट्रिटिकेल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विथ। क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं के साथ किसका क्रॉस कराकर ट्रिटिकेल प्राप्त किया जाता है। गेहूं के साथ किसका क्रॉस कराकर ट्रिटिकेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा ओट, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है हमारा राई। बताइए गेहूं के साथ किसका क्रॉस कराकर ट्रिटिकेल प्राप्त किया जाता है, ओट, जौ, मक्का या फिर राई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बताइए जल्दी से। मैं ट्रिटिकेल के बारे में 4-5 बार आपको लाइव टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ। जिसने जवाब दिया है राई, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं और राई का क्रॉस करवाकर क्या बनाया जाता है, गेहूं और राई का क्रॉस कराकर ट्रिटिकेल को बनाया जाता है। किसको, ट्रिटिकेल को बनाया जाता है। अगला सवाल है ट्रिटिकेल अगर आपसे पूछ ले कि ट्रिटिकेल के बारे में वापस से बता देता हूँ। ट्रिटिकेल पूछ ले तो पहली मानव निर्मित फसल है। इसको किसने विकसित किया था, तो रिम्पाउ नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। कैसे विकसित किया था, तो गेहूं और राई के बीच में क्रॉस करा के विकसित किया था। कहाँ पर विकसित किया था, तो आ जाएगा स्वीडन देश में विकसित किया था। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, इसको बार बार आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देखिए, क्रांति, पूसा अग्रणी और दूसरा है पूसा बोल्ड। क्रांति, पूसा अग्रणी, पूसा बोल्ड किसकी उन्नत किस्में हैं। क्रांति, पूसा अग्रणी, पूसा बोल्ड आर इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ। ऑप्शन है उड़द, ऑप्शन बी है हमारा सूरजमुखी, ऑप्शन सी है मटर और डी है हमारा सरसों। बताइए जल्दी से क्रांति, पूसा बोल्ड
और पूसा अग्रणी किसकी वैरायटीज़ हैं? जल्दी से बताइए। जिसने जवाब दिया है सरसों, बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा क्रांति और जो क्रांति वैरायटी है वो किसकी हैं? सरसों की वैरायटी हैं। अगला सवाल है विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? इस क्वेश्चन को भी मैंने टेस्ट सीरीज में 2 से 3 बार आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था। मैंने कहा था किस चीज़ में क्या क्या पाया जाता है। बताइए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट चावल, मिलेट, पशु चारा और चना। बताइए क्या होगा? किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाएगा? जिसने जवाब दिया है चना, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, समझोगे तो आराम से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ताकि आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि चना कौन सी फसल है? दाल वाली फसल है। और जो दलहनी फसल होती है वो किसका स्रोत होती है? अच्छा, वो सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। और जो हमारी सीरियल्स क्रॉप होती हैं, सीरियल्स क्रॉप का मतलब जो हमारी खाद्यान्न फसलें होती हैं, वो किसका स्रोत मानी जाती है सबसे अच्छा? वो सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो ये चावल भी किस प्रकार की फसल है? कार्बोहाइड्रेट वाली फसल है, या इसको सीरियल क्रॉप बोल सकते हैं। मिलेट का मतलब होता है बाजरा, भी हमारी कार्बोहाइड्रेट वाली फसल है। और पशु चारा है। अब पशु चारा आप कंफ्यूज हो गए कि पशु चारा कौन सी है क्रॉप, तो पशु चारा के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? सोरगम। तो वहाँ पर इस प्रकार के सवाल आपसे बार बार पूछेगा वो, जिसमें आप हिंदी सवाल को अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको हिंदी में सवाल समझ में नहीं आता है, प्लीज़ उसको इंग्लिश में देखना। इंग्लिश में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हिंदी में ऑप्शन अलग देता है, इंग्लिश में ऑप्शन अलग देता है। और हमेशा जो राइट माना जाता है वो इंग्लिश वाला ही राइट माना जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में। ये गलती कभी मत करना कि सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ा, समझ में नहीं आया और छोड़ दिया। हिंदी में पढ़ो, हिंदी में समझ में नहीं आता है, ठंडे दिमाग से इंग्लिश में पढ़ो। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, समझ में आएगा, ज़रूर से आएगा। क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सबका सिलेक्शन होगा। सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। सिलेक्शन होना पक्का है आपका, बस मिठाई लेके जरूर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो जवाब दे दिया मैंने, चना। अगला सवाल देखिए क्या है, द मेथड ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, दोषपूर्ण जीन को, क्वेश्चन पूछा है दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय है। जो जीन होता है, जो मतलब खराब हो जाता है या डिफेक्टिव हो जाता है, उसको किस विधि द्वारा ठीक किया जाता है? ऑप्शन है जीन अभियांत्रिकी, जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा है जीन थेरेपी। ऑप्शन तीसरा है दैहिक संकरण या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और चौथा है हमारा प्रोटोप्लास्ट संलयन या प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब? दोषपूर्ण जीन को या खराब जीन को ठीक करना है, कौन सी विधि अपनाओगे आप? जिसने जीन थेरेपी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो जीन थेरेपी टेक्निक होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो जीन खराब हो जाते हैं या डिफेक्टिव हो जाते हैं उनको ठीक करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। देखिए ये जो बायोलॉजी का पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अटेंड करिएगा। इसमें से ही 2 से 3 क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं। मैंने पीछे क्लास देखी थी, पीछे ये सारे पेपर मैंने देखे हैं, ऑब्जर्व किया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परमानेंट हो रखे हैं, वो बार बार वही उठ के आते हैं, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, मेरा यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगला सवाल क्या पूछा है? पूछा है हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड बाय। क्वेश्चन पूछा है संकर प्रभाव लंबे समय के लिए परिवर्धित किया जाता है। संकर प्रभाव लंबे समय के लिए परिवर्धित कैसे करेंगे हम, या मेंटेन कैसे रखेंगे संकर प्रभाव को? ऑप्शन ए है हमारा क्लोन चयन द्वारा, ऑप्शन बी है पर परागण द्वारा, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन द्वारा, और ऑप्शन डी है हमारा स्वनिषेचन द्वारा। बताइए जल्दी से, संकर प्रभाव लंबे समय के लिए परिवर्धित किया जाता है या मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जिसने क्लोनल सिलेक्शन जवाब दिया है, ऑप्शन ए वाला क्लोनल सिलेक्शन जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्लोनल सिलेक्शन करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, जो संकर प्रभाव होता है उसको लंबे समय तक हम मेंटेन रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, वो चेंज नहीं होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे मिलेंगे जिनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो वो पूरी थ्योरी के साथ ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। उससे रिलेटेड बात ज़रूर मैं बताऊँगा आपको। देखो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय। आनुवंशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है, बताना है आपको। आनुवंशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है? द्विखंडन,
दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है क्लोन चयन और ऑप्शन चौथा है संकरण। बताइए आनुवंशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है क्लोन चयन, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्लोनल सिलेक्शन होता है उसके द्वारा आनुवंशिक भिन्नता होती है। आनुवंशिकी के आनुवंशिक लक्षणों में भिन्नता किसके द्वारा होगी, किसके द्वारा होगी, क्लोनल सिलेक्शन या क्लोन चयन के द्वारा होगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के द्वारा विकसित जया व रत्ना किसकी प्रजाति हैं। क्वेश्चन देखिए ऊपर, जया एंड रत्ना डेवलप्ड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ। बताइए किसके द्वारा होगी, भारत में हरित क्रांति के द्वारा विकसित जया और रत्ना किसकी किस्में हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी बहुत है, बहुत बार पढ़ चुके हो आप। जिसने जवाब दिया है जया और रत्ना का, जिसने जवाब दिया है धान, बिल्कुल सही जवाब है। जो जया और रत्ना है वो किसकी किस्में हैं, धान की किस्में हैं। जिसमें से जो जया है वो भारत का जादुई चावल कहलाता है। क्या कहलाता है, भारत का जादुई चावल या मिरेकल राइस कहलाता है। अगर IR8 पूछ ले आपसे तो IR8 क्या है, वो विश्व का या वर्ल्ड का मिरेकल राइस या जादुई चावल कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं, ये जैसे बायोलॉजी सेगमेंट में आपसे 3-4 क्वेश्चन वो पूछेगा एग्रीकल्चर के। क्यों पूछेगा, क्योंकि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा फिर उसको एग्रीकल्चर भी पढ़नी पड़े तो ये टफ हो जाता है इससे। या एग्रीकल्चर का जो सेगमेंट होगा उसमें वो आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछेगा। क्यों पूछेगा, क्योंकि उससे ये हो जाएगा कि जो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है उसको फिर बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस फिर बढ़ जाता है। सिलेबस बढ़ जाता है तो जो इस चीज़ में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है और सिलेबस कंप्लीट कर लेता है और याद कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो छोड़ देता है इन क्वेश्चंस को फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए सिलेक्शन करवाने के लिए सारे क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये देखिए। क्वेश्चन पूछा है, पीस ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। बताइए जल्दी से, पौधों का वह भाग जो उत्तक संवर्धन में उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन एक्स प्लांट, ऑप्शन बी है सन क्लोन, ऑप्शन सी इनोकुलेंट और ऑप्शन डी है हमारा क्लोन। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। पौधों का उत्तक संवर्धन वाला भाग क्या कहलाएगा। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए एक्स प्लांट, बिल्कुल सही जवाब है। पौधों का वह भाग जो उत्तक संवर्धन में उपयोग किया जाता है एक्स प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स प्लांट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आएगा ये सवाल वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा गया है यहाँ पर। इंग्लिश वालों भी देख लीजिए वरना आप कहोगे सर इंग्लिश वाला काट दिया। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट इंट्रोड्यूस म्यूटेशन। पहली बार जो इंट्रोड्यूस म्यूटेशन करवाया गया था उसका सोर्स पूछा गया है यहाँ पर। देखिए क्या है सवाल, हिंदी में देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम प्रेरित उत्परिवर्तन का स्रोत क्या है। प्रथम प्रेरित उत्परिवर्तन का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है हमारा गामा किरण, ऑप्शन बी है हमारा यूवी किरण, ऑप्शन सी है हमारा एक्स किरण और ऑप्शन डी है हमारा कॉस्मिक किरण। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। उत्परिवर्तन का स्रोत बताना है आपको, उत्परिवर्तन का स्रोत बताइए जल्दी से, गामा किरण, यूवी किरण, एक्स किरण या फिर कॉस्मिक किरण। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन तीसरा एक्स किरण, बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्परिवर्तन करवाया गया था, पहली बार उत्परिवर्तन प्रेरित करके करवाया गया था या आर्टिफिशियल करवाया गया था, कृत्रिम तरीके से करवाया गया था, वो किसके द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था एक्स किरण के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, एक्स किरण के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस रिपीटेड है, इसको एग्रीकल्चर सेगमेंट में पूछा जा चुका है पिछली बार। क्वेश्चन पूछा है, मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को दर्शाया जाता है। मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को दर्शाया जाता है। बताना है आपको मोनोसोमी और ट्राइसोमी को किस प्रकार से दर्शाएंगे। गुणसूत्रों के बारे में अभिलेख है ये एक। मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑप्शन ए बी सी डी। बताइए क्या होगा इसका जवाब। ए बी सी डी जवाब दीजिए। देखो मोनिसोमी जो होता है वो होता है 2n-1 और जो ट्राइसोमी होता है वो होता है 2n+1। मोनोसोमी 2n-1 और जो ट्राइसोमी होता है वो 2n+1 के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मोनोसोमी ट्राइसोमी बता दिया है मैंने। मोनोसोमी 2n-1 और ट्राइसोमी 2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन इंडिया, निम्न में से किसमें भारत में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी किस्म या वैरायटी या कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी सबसे ज़्यादा किस्में या वैरायटीज़ पाई जाती हैं या सबसे ज़्यादा टाइप्स पाए जाते हैं। तो बताना है आपको किसकी सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ या टाइप्स पाए जाते हैं। आम, गेहूँ, चाय या फिर टीक। टीक को बोलते हैं सागवान, सगोन भी बोलते हैं, सागवान भी बोलते हैं। बताइए आम, गेहूँ, चाय या सगोन, सबसे ज़्यादा अधिकतम विविधता या डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है। ABCD। जिसने जवाब दिया है आम, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम होता है उसकी सबसे ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किसकी किस्में पाई जाती हैं, आम की किस्में पाई जाती हैं। और विश्व का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आम होता है वो भारत में उत्पादित किया जाता है या भारत में पैदा होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत आम उगाता है, तो भारत विश्व का अकेले ही 60% आम भारत उगा देता है। अकेले ही 60% आम कौन उगाता है, भारत उगा देता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा सवाल। इस प्रकार के सवाल बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को और ये बहुत आते हैं, बार बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सम क्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन प्लांट। क्वेश्चन पूछा है सम क्लोनल विविधता पौधों में किसके द्वारा होती है। सम क्लोनल विविधता किसके द्वारा होती है बताना है आपको। प्रदूषित मृदा व जल में विकसित होने से, ऑप्शन बी गामा किरणों के द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तक संवर्धन में वृद्धि और ऑप्शन डी है अलैंगिक जनन। बताइए जल्दी से, प्रदूषित मृदा या जल में विकसित होने से, गामा किरणों के द्वारा, उत्तक संवर्धन में वृद्धि या अलैंगिक जनन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है गामा उत्तक संवर्धन में वृद्धि, बिल्कुल सही जवाब है। जो सोमा क्लोनल विविधता पाई जाती है वो किससे के लिए पाई जाती है, उत्तक संवर्धन में वृद्धि के द्वारा। किसके द्वारा होती है, उत्तक संवर्धन या इन रिड्यूस रिसेट इन टिश्यू कल्चर के द्वारा होती है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जूलॉजी का पार्ट सेगमेंट चालू हो गया है, अब जूलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्वेश्चन है सेल ऑल सेल फ्रॉम सेल्स द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। अब देख लीजिए, वोमनिस सेलुला ई सेलुला, सभी कोशिका पहले से अस्तित्व में होने वाली कोशिकाओं के विभाजन से बनती है या नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये कथन किसने दिया था। देखो इसको थोड़ा सा रोटेट किया है, ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं है, ये पढ़ा हुआ है आपका बिल्कुल से। यहाँ पर पूछा है कि सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये कथन किसने बोला था, रॉबर्ट ब्राउन ने, रुडोल्फ विर्कोव ने, MJ श्लीडेन या थियोडोर श्वान। बताइए जल्दी से क्या होगा। जिसने रुडोल्फ विर्कोव जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो रुडोल्फ विर्कोव थे उन्होंने क्या कहा था, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है या नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाई कॉन्वुलेंटेड फॉर्मिंग सीरीज ऑफ द फोल्डिंग नोन एज। बताइए जल्दी से, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अत्यधिक घुमावदार श्रृंखला के रूप में होती है, उसे कहा जाता है क्रिस्टी, ग्रेना, लेमिली या थाइलेकॉइड। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो बहुत अधिक घुमावदार होती है क्या कहलाती है। जिसने क्रिस्टी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, क्या होती है, क्रिस्टी कहलाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली किस नाम से जानी जाएगी, क्रिस्टी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। यहाँ पर पूछा है अर्धसूत्री विभाजन में या अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही प्रतिनिधित्व करता है, या जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं या लाइन से होने वाली क्रियाओं के नाम बताइए। बताना है आपको। आपके सामने लिखे हुए सबके नाम बोलना अभी पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप खुद पढ़ लीजिए और जवाब दे दीजिए। बताइए क्या होगा इसका जवाब। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले इसमें होगी लेप्टोटीन। कौन सी होगी? लेप्टोटीन होती है, फिर लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन होती है, फिर जाइगोटीन के बाद में पेकाइटीन, पेकाइटीन के बाद में डिप्लोटीन और डिप्लोटीन के बाद में डाइकाइनेसिस। तो अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेस फर्स्ट या पूर्वावस्था प्रथम का ये जो क्रम है याद रख लीजिएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इस प्रकार का सवाल आपसे एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी पूछा जाएगा और बायोलॉजी में भी पूछा जाएगा, और ये सवाल आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसको भूलना नहीं है, आपको प्रोसेस याद करनी है पूरी, ताकि आपको मदद मिले। वहाँ पर एक एक क्वेश्चन एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो आप तैयारी अपनी बहुत ज़्यादा सशक्त करिए। सिलेक्शन लेना है इस बार, सबको मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन पूछा है, A, G, C and T are nitrogenous bases of DNA. The pair is। क्वेश्चन पूछा है DNA के जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इसका युगल क्या है, इसका जोड़ा या इसका पेयर पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए एडेनिन ग्वानिन से जुड़ता है और साइटोसिन थाइमिन से जुड़ता है। ऑप्शन बी है हमारा एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। ऑप्शन सी है हमारा एडेनिन थाइमिन से और एडेनिन साइटोसिन से और ग्वानिन थाइमिन से। और ऑप्शन डी है एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन भी थाइमिन से। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा इसका जवाब? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से जुड़ेगा, और जो ग्वानिन है वो किससे जुड़ेगी? ग्वानिन जुड़ेगी हमारी साइटोसिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगी? साइटोसिन से जुड़ेगी। और इनके बीच का जो बंध होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये सवाल भी पूछा गया था कि जो डीएनए के क्षारक होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अगर न्यू स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग को जाना जाता है। एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाएंगे, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है हमारा को एंजाइम, ऑप्शन बी है हमारा एपो एंजाइम, ऑप्शन सी है हमारा होलो एंजाइम, और ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल। बताइए जल्दी से, को एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम या फिर अमीनो अम्ल। एंजाइम के नॉन प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? देखिए जवाब जिसने दिया है एपो एंजाइम, बिल्कुल गलत है उनका। जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग होता है वो को एंजाइम कहलाता है, और जो प्रोटीन वाला भाग होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है। तो नॉन पूछा जाए तो को एंजाइम जवाब देना है, और प्रोटीन पूछा जाए आपसे तो एपो एंजाइम आपको जवाब देना है, और सवाल आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। बहुत ही कम स्टूडेंट है, क्या बात है, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आज नंबर्स बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कोई स्टेटस नहीं लगाता है, कोई फेसबुक पे शेयर नहीं करता है, सिर्फ ये सोचता है कि बस मुझे पढ़ना है, तो खुद आ जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन दूसरों को साथ में नहीं लाता। अब ये लास्ट क्लास है, अब नहीं लगेगी क्लास, क्योंकि जब इतने कम स्टूडेंट होते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई। जेट में भी देखा था मैंने, जेट में भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसा मत करिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन फेज इज एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। द कॉमन फेज इज एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, अवायवीय व वायवीय श्वसन में सामान्य अवस्था है। अवायवीय व वायवीय श्वसन में सामान्य अवस्था पूछी है। ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए चक्र, ऑप्शन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या क्रेब्स चक्र। बताइए जल्दी से, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं। वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन किस क्रिया में होते हैं? जिसने जवाब दिया है ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो किसके द्वारा उसमें क्या होता है? अवायवीय और वायवीय दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरियाज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इन कंट्री। बताइए जल्दी से, देश में किस राज्य की वृहत
वर्ग भूमि में गन्ना का उत्पादन क्षमता अत्यधिक है। अब क्वेश्चन को जानबूझकर ट्विस्ट किया गया है, घुमाया गया है, जबकि इस क्वेश्चन का जो पूछने का मतलब है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो बताइए गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है ये बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय। अब देखिए इस क्वेश्चन, जब मैं कहता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है आपको, तो देखिए उसका क्या फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में क्या पूछा है? इंग्लिश में पूछा है द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ गिवन बाय, जबकि ये कल जब मैंने आपको पेपर सोल्व करवाया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि सदाबहार क्रांति या सदा हरित क्रांति या एवरग्रीन रिवोल्यूशन किसने दिया था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पर पूछा गया है एवरग्रीन रिवोल्यूशन इंग्लिश में। अब हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा गया है हरित क्रांति शब्द। तो हरित क्रांति शब्द तो अलग वैज्ञानिक ने दिया था और सदा हरित क्रांति शब्द अलग वैज्ञानिक ने दिया था। हरित क्रांति तो विलियम गार्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और जो सदा हरित क्रांति है वो शब्द दिया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। इसीलिए कहता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए। अगर आप अभी हिंदी में पढ़ते और आपको यहाँ पर विलियम गार्ड ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप इस क्वेश्चन को क्विट कर देते, छोड़ देते कि हो सकता है हमसे गलत हो जाएगा, और अगर इंग्लिश में पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि ये क्या पूछना चाह रहा है, और आपका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आपका साथ कम है, हालांकि मुझे लग रहा है कि अब आगे क्लास मुश्किल ही हो, क्योंकि स्टूडेंट इतने कम हैं, कोई स्टेटस लगाता ही नहीं, कोई शेयर ही नहीं करता, फिर कोई क्लास में आता ही नहीं है, तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है स्टीरॉयड हार्मोन? बताइए जल्दी से, स्टीरॉयड हार्मोन बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीरॉयड हार्मोन? निम्न में से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? बताना है आपको, कौन सा हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एंड्रोजन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी है हमारा थायरोक्सिन। बताइए कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? A, B, C या D? 1, 2, 3 या 4? जिसने जवाब दिया है थायरोक्सिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो थायरोक्सिन है वो क्या है? थायरोक्सिन स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? स्टेरॉयड हार्मोन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बताइए जल्दी से, या इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दोगे मुझे, कमेंट कोई नहीं करता है, इसलिए मैंने आज ये डिसीजन लिया है कि एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कमेंट करके बताना है आपको। जो अच्छा कमेंट करेगा, जो सही जवाब देगा, उसका नाम लिया जाएगा कल की क्लास में, अगर क्लास होगी कल तो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जवाब आपको कमेंट करके बताना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं बताना है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सट्रैक्ट पेनिसिलियम फ्रॉम। अब यहाँ पे हिंदी में देखिए तब समझ में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट हिंदी के ज़्यादा हैं। पूछा है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन निम्न में से किससे निष्कर्षित किया था? पेनिसिलिन को किससे निष्कर्षित किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा पेनिसिलिन ब्रेविस, ऑप्शन बी है पेनिसिलियम नोटेटम, सी है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, और ऑप्शन डी है, आप पता है ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने सबसे पहले निकाला था, किसको निकाला था? पेनिसिलिन को निकाला था या बनाया था? किससे बनाया था? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सवाल बार बार आता है, इसने रजिस्टर्ड करवा रखा है BHU में, मैं हर बार आऊँगा, तुम क्या कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मैन मेड सीरियल प्लांट इज। बताइए जल्दी से। अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, अभी ऊपर क्लास में जो क्वेश्चन था हमारा, शायद
23वां या पता नहीं 51 या 54 का क्वेश्चन था, तब मैंने बताया था, तब उसमें पूछा गया था कि जो ट्रिटिकल क्रॉस है वो किसका है, मानव निर्मित फसल कौन सी है, बताइए जल्दी से। फर्स्ट मैनमेड सीरियल प्लांट या मानव निर्मित प्रथम अनाज की फसल कौन सी है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कहाँ पर विकसित किया गया है, किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था, किस किस के साथ विकसित किया था। जिसने ट्रिटिकल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रथम मानव निर्मित फसल है वो कौन सी है, ट्रिटिकल है। कौन सी फसल है, ट्रिटिकल है। और इसको सबसे पहले स्वीडन देश में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिम्पाउ नामक साइंटिस्ट या रिम्पाउ नामक वैज्ञानिक, उन्होंने इसको विकसित किया था। किस किस से किया था, गेहूं और राई के संकरण से। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, भारतीय कृषि विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है। अब फिर इस बार आप गच्चा खा जाते अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते। क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि शोध संस्थान पूछा गया है यहाँ पर। पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने इंग्लिश में पढ़ा। इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IARI पूछा है यहाँ पर। तो IARI का जो सवाल था वो कल भी आया था, कल वाले पेपर में भी पूछा गया था। तो देखिए किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इससे कितनी मदद मिल सकती है आपको, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते और क्लास में नहीं आते हैं। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अल्फा टॉक्सिन, एमाटॉक्सिन एंड अर्गट एल्केलॉइड्स आर कॉल्ड, बताइए जल्दी से। विषैला पदार्थ जीव विष जैसे अल्फाटॉक्सिन, एमाइजिसिन और ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, एल्केलॉइड्स को कहा जाता है, बताना है आपको इन एल्केलॉइड्स को क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से। माइक्रोजीव विष, फाइकोजीव विष, ब्रायोजीव विष या कवक जीव विष, बताइए जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा फंगिसाइड्स या कवक जीव विष। कैसे होगा फंगिसाइड्स या कवक जीव विष, ऐसे होगा कि जो एस्परजिलस और अल्फाटॉक्सिन जो तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है, वो सबसे पहले या जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है एस्परजिलस नाइजर नामक कवक से। किससे, एस्परजिलस नाइजर नामक कवक से तैयार होता है। और ये एक विषैला पदार्थ होता है। आप कभी मूंगफली खाते हो, कच्ची मूंगफली खाते हो या सिकी हुई खाते हो, तो एकदम से कोई कड़वी मूंगफली आ जाती है, तो वो जो कड़वी मूंगफली आती है उसके कड़वाहट का कारण ये अल्फा टॉक्सिन है। क्या है, अल्फा टॉक्सिन है। और ये अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा बनता है, कवक के द्वारा बनाया जाता है। तो अब जब भी आप मूंगफली खाओ, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं मैं तेरा, समझते हो, ये गाना सुना होगा आपने। तो इस चीज़ से ध्यान रखना कि मूंगफली खाते समय अगर आपको कुछ नहीं आता है, उसके अंदर कड़वापन महसूस होता है, तो अल्फा टॉक्सिन ही उसका असली कारण माना जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है मिनी सैटेलाइट को जाना जाता है, मिनी सैटेलाइट को जाना जाता है, मिनी सैटेलाइट आर ऑल्सो नोन एज, बताइए जल्दी से मिनी सैटेलाइट को किसके नाम से जाना जाता है। VNTRS, RFLPS, STRS, RAPDS, मिनी सैटेलाइट्स। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है VNTRS बिल्कुल सही जवाब है। VNTRS मिनी सैटेलाइट को किस नाम से जाना जाता है, मिनी सैटेलाइट को VNTRS के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जीन इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, विच जीन इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। क्वेश्चन पूछा गया है लवणीय फसलों के विकास के लिए किस जीन का उपयोग किया जाता है, बताना है आपको। लवणीय फसलों के विकास के लिए किस जीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए क्राइफर्स्ट जीन, ऑप्शन सेकंड प्रोटीन संश्लेषण में जीन शामिल होना, ऑप्शन बी है हमारा हीट सीक प्रोटीन और ऑप्शन डी है 2 और 3 दोनों। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने ऑप्शन फर्स्ट जवाब दिया है क्राइफर्स्ट जीन बिल्कुल सही जवाब है। जो क्राइफर्स्ट जीन होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके द्वारा हम लवण प्रतिरोधी किस्मों को, लवण प्रतिरोधी किस्मों या सॉल्ट टॉलरेंट जो किस्में होती हैं, वेराइटीज़ होती हैं, उनको हम डेवलप करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर मैं हर बार बोलता हूँ कि जो मैंगो होता है उससे सवाल आएगा ही आएगा, जो मेजर प्रोब है हमारी उससे सवाल आएगा ही आएगा। अभी देखना मैंगो से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कॉमर्शियल प्रोपोगेशन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ पपाया इज डन थ्रू, बताइए जल्दी से। पपीते में व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, मुकुलन, लेयरिंग, बीज से या कटिंग से।
पपीते में व्यावसायिक प्रवर्धन, मुकुलन, लेयरिंग, बीज से या फिर कटिंग से? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? जिसने जवाब दिया है इसका बीज द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। जो पपीते में व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वो बीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इज कॉज्ड बाय। क्वेश्चन पूछा है पाउडरी मिल्ड्यू का कारण है। पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होती है वो कारण है, विषाणु है, कवक है, जीवाणु है या प्रोटोजोआ है? बताइए जल्दी से। पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होती है उसका कारण बताना है आपको। विषाणु से होती है, कवक से होती है, जीवाणु से होती है या फिर प्रोटीन से, प्रोटोजोआ से होती है? जिसने कवक जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, फंगस से होती है। ये एक फंगल डिजीज है। तो पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है? पाउडरी मिल्ड्यू में विशेष प्रकार की एक ग्रोथ दिखाई देती है आपको पौधों पर सफ़ेद प्रकार का एक पाउडर दिखाई देता है या धब्बे दिखाई देते हैं, जो कहाँ पर हो जाते हैं? प्लांट पर हो जाते हैं। छोटे छोटे पाउडर नुमा संरचना दिखाई देती है और वो ही डिजीज क्या कहलाती है? पाउडरी मिल्ड्यू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश में मिस प्रिंट है, मैं हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, वृक्षारोपण हेतु एक आदर्श सिंचाई का साधन है। वृक्षारोपण जब हम करते हैं तो उसमें जो हम सिंचाई करते हैं या इरिगेशन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। फर्रो मेथड से, स्ट्रिप मेथड से, ज्वार तंत्र से या फिर बेसिन मेथड से? जलकुंड या नदी घाटी का मतलब होता है बेसिन। बेसिन का मतलब उसके चारों तरफ गड्ढा बना देते हैं, फिर गड्ढा बना के उसमें क्या कर देते हैं? चारों तरफ छोटी सी बाउंड्री लाइन कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, तो वो बेसिन मेथड होता है। अब आपको जवाब देना है 1, 2, 3 या 4, क्या होगा इसका जवाब? वृक्षारोपण हेतु एक आदर्श सिंचाई का साधन। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है जलकुंड, नदी घाटी तंत्र, बिल्कुल सही जवाब है। वृक्षारोपण हेतु एक आदर्श सिंचाई का साधन कौन सा होगा? वृक्षारोपण हेतु एक आदर्श सिंचाई का साधन होगा जलकुंड, नदी घाटी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। इसको बेसिन भी बोलते हैं, इसको बेसिन या थाला तंत्र भी बोला जाता है, बेसिन या थाला तंत्र। अब देखो आपने बेसिन पढ़ा है लेकिन यहाँ पर बेसिन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए ये हिंदी मीडियम के अंदर, इंग्लिश मीडियम के अंदर देखो जो पहला सिस्टम है, पहला ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है? देखिए बेसिन सिस्टम। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहाँ पर बहुत मदद मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट इज। फलों की मीठी शर्करा होती है या फल जब मीठे लगते हैं वो कौन सी शर्करा के कारण लगते हैं? फलों में कौन सी शर्करा होती है बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका सुक्रोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है ग्लैक्टोज। बताइए जल्दी से, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज। जिसने फ्रुक्टोज जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। फलों की शर्करा किस नाम से जानी जाती है? फलों की शर्करा फ्रुक्टोज के नाम से जानी जाएगी। फलों की शर्करा फ्रुक्टोज के नाम से जानी जाएगी। और जो गन्ने के अलावा जो चुकंदर की शर्करा होती है वो हमेशा सुक्रोज के नाम से जानी जाएगी। तो गन्ने की शर्करा किस नाम से जानी जाएगी? गन्ने की शर्करा सुक्रोज के नाम से जानी जाएगी और फलों की फ्रुक्टोज के नाम से। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये आपके, रिपीटेड हो सकता है ये। देखिए अगला सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक क्रॉप द मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन पूछा है विश्व में निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेनिक फसल की अधिकतम क्षेत्र में खेती की जाती है? बताना है आपको। ट्रांसजेनिक, ऐसी कौन सी ट्रांसजेनिक फसल है जिसका सबसे अधिकतम क्षेत्र में क्या करते हैं? खेती करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सोयाबीन, ऑप्शन बी चावल, सी कपास और डी है हमारा मक्का। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? सोयाबीन, चावल, कपास और मक्का। जिसने जवाब दिया है इसका सोयाबीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो किसकी की जाती है? जो सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक फसल में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो सोयाबीन की जाती है। किसकी? सोयाबीन की जाती है। अगर दूसरे नंबर पर आपसे पूछ ले तो दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा मेज़ यानी कि मक्का, और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा कपास। तो पहला सोयाबीन, दूसरा मक्का और तीसरा कपास। इंपॉर्टेंट है, आएगा, लिख लो इसको। तो अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन बास्केट अकर्स इन हनी बी ऑन। क्वेश्चन पूछा है मधुमक्खी में पराग बास्केट पाया जाता है। बताइए जल्दी से, मधुमक्खियों में पराग बास्केट कहाँ पर पाया जाता है? प्रोथोरेसिक पेयर में, मिथोसेरिक पेयर में, मेटाथोरेसिक पेयर में या उदर और थोरेक्स के जोड़ पर? बताइए पराग बास्केट कहाँ पर पाया जाएगा?
जिसने जवाब दिया है मेटाथोरेसिक पेयर पर, बिल्कुल सही जवाब है तीसरा ऑप्शन मेटाथोरेसिक पेयर पर। जो मधुमक्खियों में पराग बास्केट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? मेटाथोरेसिक पेयर पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम फाइला आर एक्सक्लूसिवली मरीन। अब देखिए इसको हिंदी में देखोगे तब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संघ संपूर्ण रूप से समुद्रीय है? संपूर्ण रूप से समुद्रीय बताना है आपको। पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या फिर प्रोटोजोआ, बताइए जल्दी से। ऐसा कौन सा संघ है जिसमें आने वाले सारे जीव कौन से होते हैं? सारे जीव समुद्री होते हैं, समुद्रजीवी होते हैं। पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या फिर प्रोटोजोआ। तो जिसने जवाब दिया है इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही जवाब है। जो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो प्राणी आते हैं वो सारे प्राणी संपूर्ण प्राणी समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए निरंतर आज ही मैंने 5 पेपर आपको सोल्व करवा दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस क्लास सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार आपको कहता हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब शाम की क्लास में देखते हैं, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है तो ठीक है, वैसे तो शाम की क्लास में ठीक ठाक आ जाती है, लेकिन अब इस क्लास में शायद ही कल से क्लास हो पाएगी। कल ये क्लास होगी या नहीं होगी इसकी जानकारी आपको सुबह की क्लास में मिलेगी। ठीक है, इसकी जानकारी आपको सुबह की क्लास में मिलेगी। मैं विचार करूँगा आज कि क्या किया जाए, और केमिस्ट्री की क्लास पर भी चर्चा चल रही है तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। तो देखते हैं अगर ये कंटिन्यू करते हैं या नहीं करें, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता, और आप शेयर करते भी नहीं हैं चैनल को, ना अपना स्टेटस लगाते हैं ना फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो कम से कम एक स्क्रीनशॉट लगा के इंस्टाग्राम पर ही शेयर कर दिया करें, स्टोरी लगा दिया करें, कहीं पे भी शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो मैं फिर आपको केमिस्ट्री के और जितने भी दूसरे हैं रीजनिंग वगैरह सारे मैं सोल्व करवाने की कोशिश करूँ, किसी और से टीचर को अरेंजमेंट करके आपको सोल्व करवाऊँ। मेरे पास सारे पेपर अवेलेबल हैं, लेकिन करूँ क्या, जब आप आते ही नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता ना। तो जो अगर न्यू स्टूडेंट आया है और उसको थोड़ी सी भी मदद मिली है इस पेपर से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपको हमेशा ऐसे ही एजुकेशनल क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 99, निम्नलिखित में से कौन सा वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, बताइए। शरीर पर स्केल, फिर उसके बाद में नीडोब्लास्ट, गिल द्वार या बाइलेटरल समितियाँ, बताइए। जिसने जवाब दिया है कैनिडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट नहीं है, कैनिडोब्लास्ट है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो कैनिडोब्लास्ट होता है वो किस में नहीं पाया जाता? वर्टिब्रेट्स में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूट एंड इट्स लोकेशन। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा संस्थान और उसका स्थान बिल्कुल सही सुमेलित है? क्या विषाणु अध्ययन केंद्र पुणे में है? क्या केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है? क्या पोषण का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है? क्या संक्रामक रोगों का राष्ट्रीय संस्थान लखनऊ में है? बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा एक है जो सिर्फ सही है, बाकी सारे गलत हैं? बताना है आपको, बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो वायरोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है वायरोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये बीएचयू का बायोलॉजी सेगमेंट का पेपर था, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही इंक्लूडेड थे। मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ, बोल के थक चुका हूँ मैं। आपको कोई रिस्पॉन्स तो है नहीं। मिलेंगे शाम को सही 8:30 बजे, देखता हूँ उस समय कितने स्टूडेंट आते हैं। तो शेयर इसको ज़रूर करिएगा। अगर उस क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे तो फिर कल विचार करूँगा और सुबह बताऊँगा आपको कि इसका पेपर लगेगा या नहीं लगेगा। और आज की क्लास कैसी लगी उसका कमेंट भी करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी थी, ठीक थी, बुरी थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को सही 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।